एकांशी द्वारा अपने हाथ को दूर कर लेने और जाने से मना करने पर अयांश का भारी मन कुछ हल्का हो गया, और आदित्य को आगे कुछ भी करने का मौका दिए बिना उसने जल्दी से एकांशी को कंधे से पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तो तुम इसके सीनियर रह चुके हो, कॉलेज या स्कूल? कब से एकांशी को जानते हो? आदित्य अयांश के इस हर हरकत से थोड़ा चिढ़ गया, इसीलिए उसके लहजे में एक अजीब सी कसम साहट थी। जब उसने कहा, इसे मैं 3 महीने की उम्र से जानता हूँ, ये हमेशा से मेरी जूनियर रही है, बड़े होने के बाद इसने सबसे पहले मुझसे ही अपना दोस्त बनाया था, और मुझसे कहा था कि वक्त पड़ने पर मैं इसकी रक्षा करूं। 3 महीने की उम्र से इससे क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम्हें इसकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? अयांश ने आदित्य से शब्दों को कहते हुए बीच में ही रोक दिया था। वो अपने गंभीर भावनाओं को असामान्य रूप से बदलते हुए एक बार एकांशी को देखने लगा, और उसके माथे पर आए पसीने के बूंद की ओर अपने हाथ को बढ़ने लगा। तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए, और तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? अयांश के इस सवाल पर एकांशी की आंखें की भौहें थोड़ी फैल गई थी, और उसका मुंह आदित्य को चुप रहने को खाने के लिए खुलने लगा, लेकिन उसके शब्द बाहर निकाल पाते उससे पहले ही आदित्य बोल पड़ा, क्यों तुम्हें इस बारे में नहीं पता? एकांशी की ओर देखते हुए, तुमने इसे नहीं बताया क्या कि तुम 5 सालों तक ऑर्फनेज में? इससे पहले कि आदित्य आगे कुछ का पता, एकांशी तेजी से आयांश से अलग हो गई, और अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाने की कोशिश करते हुए बोल पड़ी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप इस टॉपिक को यही खत्म कर दीजिए। अचानक बदले एकांशी के मन की वजह से अयांश चौंक गया। हालांकि उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के भाव को नहीं बदला, और एकटक एकांशी को ही घूरने लगा। ऐसा क्या था जो वह उसे छुपाने को कोशिश में आदित्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी? और उन दोनों में से कौन 5 सालों तक ऑर्फनेज में रहा था? एकांशी द्वारा आदित्य की बात को बीच में ही काट देने से वह ये ठीक तरह से सुन नहीं पाया था, इसीलिए उसने एक बार फिर आदित्य से कहा, ऑर्फनेज वाली बात पूरी करो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। सॉरी ब्रो, मेरी प्यारी सी दोस्त ने शर्त लगा दी है इस टॉपिक पर, इसीलिए मैं इसके बारे में एक भी शब्द नहीं निकल सकता, आदित्य ने कहा, और मुस्कुराते हुए एकांशी को देखने लगा। उसकी आंखों में एकांशी के प्रति स्नेह की भावना देख आयांश ने एकांशी की बॉडी को अपने पीछे कर लिया, और आदित्य से बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, जिस पर आदित्य ने उबऊ तरीके की भावना अपने चेहरे पर कायम किया और वहां से चल लेते हुए एकांशी के करीब चला गया, अपने हाथ को एकांशी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, चले जूनियर हम्मम, मैं यह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करना होगा। एकांशी की आवाज आदित्य के बात खत्म करने के काफी देर बाद सुनाई पड़ी। हालांकि उसने अपने हाथ को आदित्य के हाथ में रखने की वजह से उसे धीरे से हाथ नीचे की तरफ धकेल दिया, और बोली, मैं खुद चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। जब अयांश ने उसे शब्दों को सुना तब एक पल के लिए उसकी बॉडी की मूवमेंट ही बंद हो गई, और उसका चेहरा वीरान और ठंडा हो चला। उसके उम्मीद के विपरीत एकांशी सच में आदित्य के हाथ जाने को तैयार हो गई थी। शायद इसीलिए अब आयांश ने एक भी शब्द नहीं कहा और ना ही उसकी ओर देखने की जहमत की। अगले ही पल अपने कदम को उठाते हुए वह कमरे की दरवाजे तक पहुंचा, और उसे खोलकर अंदर जाने के बाद अपने पूरे जोर के साथ दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने के तरीके से एकांशी कहीं ना कहीं समझ गई कि आयांश काफी गुस्से में है। वही आदित्य भी इस बात को अच्छे से भाप चुका था कि आयांश को उससे जलन हो रही है, जिसकी वजह से वह हंसने लगा और एकांशी के कानों तक झुककर बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी जेलस लग रहा है।
क्या तुम दोनों एक ही कमरे को शेयर कर रहे हो? इधर अयांश भले ही अंदर चला गया था, लेकिन उसकी मन अभी भी बाहर एकांशी और आदित्य के आसपास ही भटक रहा था। इसीलिए उस कमरे में जाने के बाद भी चैन नहीं आया और उसने उन्हें देखने के लिए दरवाजे को हल्के से खोल दिया। तभी उसने आदित्य के सवाल को सुना। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके मन वहीं रुक गया और उसकी आंखें एकांशी के चेहरे पर ही अटक गई थी। इधर एकांशी आदित्य के सवाल पर कुछ समय तक मौन रही और आखिरकार उसने धीरे से अपने सिर हिलाते हुए ये कहा, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। अयांश, जो दरवाजे के आड़ में छुपा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, उसने सोचा कि एकांशी आदित्य को यह नहीं बताना चाहती कि वह दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। इसीलिए उसने अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया। उसका दिल अप्रत्याशित तरीके से दर्द करने लगा था। एकांशी के इस जवाब को सुनने के बाद, हालांकि कुछ सेकंड बाद ही उसने एकांशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छाई, जिसके अगले ही पल उसने नर्म लहजे के साथ कहा, आप गलत सोच रहे हैं। हम साथ ही एक ही कमरे में रहते हैं क्योंकि हमने 4 महीने पहले ही शादी कर ली है। वह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज माई हस्बैंड। एकांशी के इस जवाब से अयांश का निराशा और आहत दिल खुशी से उत्साहित हो गया। उसने वाकई में ये कभी नहीं सोचा था कि एकांशी सच में उसे अपना हस्बैंड स्वीकार कर चुकी है, और वो ये दूसरे लोगों के सामने कहने से हिचकिचा भी नहीं रही है। क्या ऐसा हो सकता था कि वह भी उसे पसंद करने लगी है? आयांश को अभी यह बात थोड़ी उलझी हुई महसूस हुई, हालांकि मात्र ख्याल भर से कि वह उसे पसंद कर सकती है। आयांश की धड़कनें बढ़ गई और उसने धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर दरवाजे पर टिकते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी धड़कनें आज से पहले कभी भी इस तरह तेज नहीं हुई थी। कुछ समय तक वह वही स्थिर खड़े रहने के बाद अचानक अयांश को याद आया कि एकांशी आदित्य के साथ जाने के लिए हामी भर चुकी है और वह दोनों आज शाम तक साथ ही घूमने वाले हैं। याद आते ही अचानक उसे कुछ सूझा और उसने वापस दरवाजे को खोल दिया। कॉरिडोर में दूर तक अपनी निगाहें दौड़ने पर कहीं जाकर उसकी नज़र एकांशी और आदित्य पर पड़ी, जो कि लिफ्ट की तरफ ही बढ़ रहे थे। एक बार फिर उन्हें साथ साथ देख अयांश का खिला चेहरा उदासीनता से लटक गया, फिर भी उसने देर नहीं किया और बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ने लगा, जो कि आदित्य और एकांशी पहले लिफ्ट के अंदर गए थे। इसीलिए उन्हें बिना अयांश पर ध्यान दिए ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया और आपस में ही बात करने लगे। इधर अयांश के वहां तक पहुंचने तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट चालू भी हो गई, जिसके कारण 2 पल से भी कम समय वहां खड़ा रहा और अगले ही पल सीढ़ियों की ओर दौड़ गया। बिना रुके सीढ़ियों से उतरने के बावजूद भी जब आयांश नीचे पहुंचा, तब उसने आदित्य और एकांशी को एक कार के करीब खड़ा देखा, जहां आदित्य एकांशी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा था और एक बड़ी सी मुस्कान लिए एकांशी को अंदर बैठने का इशारा कर रहा था। अपने फेफड़ों में सांस भरने या थोड़ा आराम करने के ख्याल को पूरी तरह त्यागते हुए आयांश वहां भी 1 सेकंड से ज्यादा खड़ा नहीं रहा और अपने लंबे कदम का उपयोग करते हुए होटल एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। होटल से बाहर आने के बाद उसने अपने पॉकेट से कृति से कुछ समय के लिए हुई कार की चाबी निकाला और कार में बैठकर तब तक लंबे लंबे सांस खींचता रहा जब तक कि आदित्य की कार आगे ना बढ़ गई। अपनी कार को स्टार्ट करते हुए जब आयांश आदित्य का पीछा करने लगा, तब अचानक उसे अपनी पॉकेट में रखा मोबाइल की रिंग करने की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाला और दूसरे हाथ के इस्तेमाल से अपने फोन को पॉकेट से बाहर खींच लिया। आर्या के ढेर सारे मिस्ड कॉल को देखने के बाद आयांश को याद आया कि उसने आर्या से उसके होटल और आदित्य की हिस्ट्री पता करने का काम सौंपा था।
इसीलिए उसने शीघ्रता से उसे वापस कॉल मिलाया और अपनी उत्सुकता को जाहिर करते हुए बोला, क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली उस रात की इंसिडेंट के बारे में? फोन की दूसरी तरफ से आर्या ने जवाब दिया, सर उसे बारे में पता करने में अभी भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक नई बात पता चली है कि इतना कहते हुए आर्या लगभग 5 सेकंड के लिए खामोश हो गया। काफी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने वापस कहना शुरू किया, सर सब कुछ शुरुआत से पता करने पर यह बात पता चली है कि मिसेज आदित्य अडॉप्टेड चाइल्ड है। 17 साल पहले मिस्टर राठौर ने मुंबई के ऑफनेज केंद्र से मिसेज आदित्य को अडॉप्ट किया था, जिसमें आपके दादा ने उसकी मदद भी की थी। एकांशी जो राठौर खानदान की संतान नहीं है। आर्या की सारी बातें अयांश के लिए बिजली के झटके के समान थी, जो उसे अंदर तक हिल गई। कुछ मिनट में उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था और उसने अपनी कार में अचानक ही ब्रेक लगा दिया। आदित्य की कार को अपनी नजरों से काफी दूर जाते हुए देखने के बावजूद भी उस पल आयांश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी कार को आगे बढ़ाए। तभी फोन से आर्या की आवाज फिर से आनी शुरू हुई, सर क्या मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं सर? हेलो, मैं सुन रहा हूँ, कहते हुए अयांश की आवाज रुक गई और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़कते हुए गालों पर आ गई, जिसके एक लम्हे के बाद ही आर्या फिर कहना शुरू किया, सर मैं सभी चीजों को जांच कर ली यह है और इसका अप्रूवल लीगल डॉक्यूमेंट आपको ईमेल कर दिया है, आप देख सकते हैं। इतना कहते हुए आर्या ने आयांश की खामोशी को सरलता से महसूस किया और यह कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया कि उसे कुछ और कामों को भी देखना है। वह अपना ख्याल रखें। उधर दूसरी तरफ राजवीर होटल में पहुंचने के बाद कुछ देर के लिए अपने कमरे में ही सो गई थी, लेकिन सोने के 1 घंटे बाद उसे अपने पेट में भूख का एहसास हुआ, जिसके कारण उसकी नींद भी खुल गई और कुछ खाने का फैसला कर वह कमरे से बाहर निकलकर होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच उसने खाने का ऑर्डर दिया और एक टेबल पर बैठे खाने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब उसके टेबल पर खाना सर्व हो गया तब खाने का पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसकी नज़र दूर एक टेबल पर बैठे राघव पर पड़ी, जो आयांश के लैपटॉप की स्क्रीन पर घूरते हुए कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहा था। वह नज़ारा आज से पहले राजवी के लिए कभी भी कुछ विशेष नहीं रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वह लगभग 5 मिनट तक राघव को इस तरह देखते रह गई थी। कुछ हल्की धुंधली यादों के जरिए वह कल रात की अपनी और राघव की नज़दीकियों को आसानी से महसूस कर पा रही थी। यह उसके लिए भी पहली बार था जब कोई लड़का उसके करीब हुआ था, इसीलिए कुछ समय के लिए राजवी भी राघव की तरह आकर्षित हो गई। हालांकि यह काफी लंबे समय के लिए नहीं रहा और उसने तुरंत ही अपनी आंखों को उससे दूर हटा लिया। इधर राघव भी राजवी को आते देख चुका था, लेकिन सुबह राजवी की कही गई सारी बातें उसके जहन में अब तक घूम रही थी। इसीलिए पहली नजर पड़ने के बाद राघव ने दोबारा उसे नहीं देखा और चुपचाप आयांश के लैपटॉप में ऑफिस के भेजे गए डॉक्यूमेंट को पढ़ता रहा। कुछ 15 मिनट बाद जब राजवी ने अपना खाना खत्म कर लिया तो उसने वेटर को आवाज देते हुए कहा, बिल प्लीज। उसके कहने के 5 से 6 सेकंड बाद ही वहां एक वेटर आ गया और राजवी हल्की सी मुस्कान के साथ अपना बिल पे कर वहां से उठ गई। अपने हाई हील्स में चलती हुई जब वह राघव के टेबल तक पहुंची तब अचानक ऐसे रुक गई जैसे उसके कुछ याद आ गया था। वहां खड़ी हो जाने के 2 मिनट बाद भी राघव ने जब उस पर नजर ना डाली या उससे किसी भी तरह से कोई अटेंशन नहीं दिया तो राजवी को यह अपमानजनक लगा, जिससे उसने राघव के सामने वाली कुर्सी को खींचा और उसे पर बैठते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही थी? राघव उसके इस सवाल पर चुपचाप अपने कामों में लगा रहा और कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की, जिससे राजवी फिर एक बार बोली, तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती,
इसीलिए मेरे यहाँ बैठने पर अपनी राय मत बनाना। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने कंट्रेसेप्टिव पिल ले लिया है, इसीलिए अब से कभी भी या कहीं कल रात का जिक्र मत करना। अगर अपना मुंह बंद रखने की कीमत चाहते हो तो मुझे बताओ को वह क्या रकम होगी। राजवी के शब्द राघव के चरित्र के लिए शर्मनाक थे, इसीलिए जब राजवी का कहना खत्म हो गया तब राघव गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सुबह से मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनी है, लेकिन अब तुम्हारे सभी शब्द मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ रिलेशन बनाया है और किस बात की कीमत लगाना चाहती हो अपनी जिसकी। अगर ऐसा है तो खुद ही सोच कर बताओ कि तुम अपनी एक रात की क्या कीमत दे सकती हो। इतना कहने के बाद राघव एक सेकंड भी वहां रुक ना रह सका और गुस्से की वजह से अपने हाथ को टेबल पर मारा वहां से चला गया। राघव की अल्फाजों की वजह से राजवी ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसे भी अपनी सभी बातों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी जो उसने कुछ देर पहले अपने जबान से ही कही थी। राघव ने जाने के बाद वह भी लंबे समय तक वहां नहीं रही और उठकर आगे बढ़ाने लगी। तभी उसकी नज़र अयांश के लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी। उसमें आर्या की तरह से ईमेल के नीचे आकाशी का नाम देखा। उस ईमेल में एकांशी का नाम देख वह उसे खोलकर देखे बिना रह ना सकी और मात्र एक क्लिक से उसने मेल को खोलकर पढ़ने लगी। पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई और उसने उस मेल को कॉपी कर उसने अपने ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया। जब उसके फोन में मेल रिसीव हो गया तब उसने आयांश के लैपटॉप से अपने द्वारा किए मेल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया और उसे लैपटॉप को बंद कर वहां से चली गई। इसके कुछ मिनट बाद ही राघव वहां वापस आया और आयांश के लैपटॉप और वहां जाकर अपने फोन को उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ आयांश काफी देर तक वैसे ही कार को बीच सड़क पर रोक सामने से आती जाती गाड़ियों को घूरता रहा। हालांकि उसका ध्यान पूरी तरह से आकांक्षी के बचपन में की कहानी में लगा हुआ था। वह भी इस बात को समझने में खुद को समर्थ मानने लगा था वह क्यों उसका दिल अपने दर्दनाक बचपन को एकांकी के बीच बीते बचपन से जोड़ रहा था। क्या वह भी मेरी तरह ही अकेलापन महसूस करती होगी? सब कुछ होने के बावजूद भी क्या वह घूट कर जी रही है? बिल्कुल वीरान सी जिंदगी। अयांश ने अपने मन में ही सोच और एकांशी के स्टेट्स के बारे में गहराई से सोचते हुए उसे याद आया कि कैसे एकांशी के पिता ने उसकी शादी के दिन भी अकेला छोड़ दिया था और यहाँ तक कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी उससे मिलने नहीं आया, जैसे उसमें से किसी को भी एकाशी से कोई मतलब न था। इन सभी विचारों की वजह से आयांश को अपने दिल में वही तकलीफ महसूस हुई जो अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में याद करने पर उसे महसूस होती है। अचानक उसकी आंखों के आगे एकांशी के मासूम चेहरे की तस्वीर उभरने लगी जिससे में से एक भी ऐसी याद नहीं थी जिसमें एकांशी खुलकर हंसी हो या उससे अपने दिल की गहराई में छुपे बातों को शेयर करने की कोशिश की हो। उसकी यह गंभीर ख्यालों की कड़ियां तब टूट गई जब पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ने लगी और जो कि एक का एक ही आयांश की नजर एकांशी और आदित्य की कार पर पड़ी जो कि एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, जिसकी वजह से आयांश समझ गया कि वो यही रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए रुके हैं। इसीलिए अब उसने अपनी कार के शीशे को नीचे किया और खिड़की से देखने लगा। 2-3 बार अपनी नज़र को रेस्टोरेंट के एंट्रेंस गेट पर जब उसे वहां एकांशी आदित्य नजर नहीं आए तो वह भी बाहर निकल आया और तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। उसे शीशे के लगे दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अयांश को एकांशी और आदित्य एक टेबल पर बैठे हुए नजर आ गए, जिससे आयांश बिना सोचे समझे वहां तक जाने के लिए फुर्ती से आगे बढ़ गया।
लेकिन वह वहां तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख और उसके ठीक पीछे से एक बल खाती हंसी के बाद आवाज आई, कब से इस आकर्षक चेहरे और लड़कियों के दिल को लुभाने वाले शरीर की तलाश में भटक रही थी मैं। और देखो आखिरकार तुम मिल ही गए। ये लड़का एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगा। उस लड़की की आवाज और उसके कहने के तरीकों को सुनते ही अयांश को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि कृति थी। इसलिए उसने अपने कंधों को थोड़ा आगे कर उसकी हथेलियां को हटा दिया और बोला, बाद में कृति, मैं इस वक्त अच्छे मूड में नहीं हूँ। वैसे तुम्हारा मूड तो कभी सही नहीं होता, क्या करूं मैं इस आदमी का। कृति की अदा से भरी मुस्कान एक बार फिर अयांश और उनके आसपास मौजूद सभी लोगों के कानों में गूंजी। और कृति अपनी उन्हीं हिल्स को हाथ में लेकर चलते हुए अयांश के सामने खड़ी हो गई। अयांश का बुझा हुआ चेहरा देख उसने अपने हिल को फर्श पर रखा और हथेली को बिना साफ किया अयांश के माथे पर रख उसकी तबीयत को जांचने लगी। बुखार तो नहीं है, फिर क्यों ऐसे पीले दिखाई दे रहे हो? ब्रेकफास्ट किया था? एकांशी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? झगड़ा किया तुमने उससे? उस प्यारी सी गुमसुम लड़की से तुम कैसे लड़ सकते हो? तुम कैसे लड़ सकते हो? लंच टीरेट में मुझे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट लगी। उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है। उसकी आंखें प्यारी है ना, मासूम गुड़िया सी इज जस्ट लव हेयर। लड़का होती तो उसी से शादी करती। क्योंकि आयांश की नजर एकांशी और आदित्य की हरकतों पर टिकी हुई थी, इसलिए उसने कृति की एक भी बात सही से नहीं सुनी और उनकी ना खत्म वाली बातों पर रोक लगाते हुए चुप रहो और साथ चलो। इतना कहकर अयांश ने कृति को पीछे छोड़ दिया और खुद एकांशी की टेबल की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगा। जब तक वह टेबल तक जाने के लिए चल रहा था उसने आदित्य को घूर कर देखना जारी रखा। आदित्य जो कि एकांकी के सामने की सीट छोड़कर उसके करीब वाली चेयर पर बैठने के लिए उठा था, उसके वहां बैठने से पहले ही अयांश ने वहां पहुंचकर उसकी चेयर को खींच दिया, जिसकी वजह से जैसे ही आदित्य बैठा पीछे का चेयर पहले ही खींच जाने की वजह से वह धड़ाम से फर्श पर गिर गया। अचानक गिरने के कारण आदित्य की चीख निकल गई और उसने अपने हाथों को मोड़कर पीठ पर टिका दिया। वही एकांशी अचानक अयांश को अपने सामने देखकर चौंक गई और झट से अपनी सीट पर उठकर अयांश को एक नजर देख आदित्य का हाल पूछने के लिए नीचे झुकी। सीनियर, आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसी कोई नीचे गिरता है क्या? तो चोट तो नहीं आई होगी क्या? यह अयांश तो पागल हो चुका है, इस तरह कुर्सी कौन खींचता है? आदित्य दर्द को सहने की कोशिश करते हुए बोला और अपने हाथ को एकांशी की ओर बढ़ा दिया ताकि एकांशी उसके हाथ को पकड़कर उसे उठने में मदद कर सके। लेकिन एकांशी थी कि वो उसके बढ़ाए हुए हाथ की ओर देखने की वजह अयांश को घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयांश भी बच्चों वाली हरकतें भी कर सकता है। हालांकि आयांश इस पल बिल्कुल सीधा और सपाट भाव के साथ खड़ा था। उसकी आंखों और एक्सप्रेशन को देख आदित्य को गिराने का कारण जानना नामुमकिन प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक कि वह इतना शांत था कि उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसकी वजह से आदित्य नीचे गिर गया। अयांश को बिना पछतावा के वहां चुपचाप खड़े देखते रहने के काफी देर बाद एकांशी ने वापस अपनी नजरों को आदित्य की ओर घुमाया और उसके आगे किए हुए हाथ को देख वह हुए, माफ करिएगा, मैं आपकी मदद करती हूँ, कहते हुए उसके हाथ की ओर अपनी हथेली को ले जाने लगी। लेकिन वह उसके हाथ से एकमात्र 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा, उससे पहले ही आयांश ने उसकी हथेली को पकड़ लिया और उसे नीचे कर खुद आदित्य के आगे की हुई हाथ को पकड़कर खींचने लगा। अपने पूरे जोर के साथ आयांश ने एक बार में ही आदित्य को खींचकर खड़ा कर दिया और दूसरे ही पल उसकी हथेली को छोड़ वापस से इस ठंडा और बेरुखी भाव लिए खड़ा हो गया।
जिसे देख अब एकांशी से और नहीं रहा गया और उसने उसे पूछ ही लिया, आप यहाँ कैसे? आदित्य, जो अभी भी खड़ा अपनी कमर को हाथों की मदद से सहला रहा था, उसने अयांश के माफी मांगने का इंतजार किया, लेकिन जब उसे अयांश का इरादा किसी भी तरह से माफी मांगने या अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा होने का नहीं लगा, तब उसने भी एकांशी का साथ देते हुए अयांश से सवाल किया, हाँ एकादशी, ठीक सवाल किया, तुम यहाँ कैसे? तुम अपनी वाइफ का पीछा कर रहे हो क्या? इस पर यकीन नहीं तुम्हें? मेरे साथ इसे देख, तुम मेरी प्यारी दोस्त पर शक तो नहीं कर रहे हो ना? आदित्य का चालाकी से भरा सवाल सुनकर अयांश ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, लेकिन मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला और वहां से मुड़कर एकांशी से बोला, मैं यहाँ कृति से मिलने आया था, वह मेरे पीछे ही है। कृति से मिलने? लेकिन आपकी तो मीटिंग। एकांशी कह ही रही थी कि इस पल उसे अयांश के पीछे कुछ दूरी पर कृति दिखाई पड़ी, जो अपने हाथ को हवा में लहराकर शायद उसे ग्रिट दे रही थी। उसे देखते ही एकांशी ने अयांश की बात पर यकीन करने का फैसला किया और वहां से आगे बढ़कर कृति के करीब जाने लगी। एकांशी के चले जाने के बाद अयांश ने आदित्य को एक बार अपनी पेनी नजरों से घूरा और कुर्सी की ओर बढ़ने लगा, जिसे कुछ समय पहले उसने आदित्य के पीछे से खींच लिया था। लेकिन वह मात्र एक कदम ही आगे बढ़ा था कि इस पल आदित्य ने उसके एक बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी चाल पर विराम लगाते हुए निर्विकार भाव से बोला, मुझे गिराने वाली बेइज्जती बहुत ही ज्यादा बुरी चल थी, इस बेइज्जती का रस में भी तुम्हें सही समय पर आने पर चखा कर रहूंगा। लीव माई हैंड, आयांश ने तलख्खी से कहा और आदित्य के हाथ पर झटका देते हुए उसे खुद से दूर कर दिया। पहले से ही तंग उसकी भौहें अब और अधिक ठंडी और तनी हुई दिखाई देने लगी। कहीं ना कहीं वह एकांशी के आसपास भड़काने के लिए मना करना चाहता था, लेकिन उसने ये कहने से खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे एकांशी की ओर से आदित्य के लिए अब तक कोई भी झुकाव महसूस नहीं हुआ था। इसलिए अयांश ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एकांशी तक जाने के लिए बढ़ने लगा। तभी उसे आदित्य की आवाज एक बार फिर सुनाई पड़ी, जो कि कहते हुए उसके पास ही बढ़ रहा था, वह लड़की जो तुम्हारी पत्नी है, उसे मैं बचपन से जानता हूँ, इसलिए उसकी जिंदगी के बारे में मुझे फिक्र है, इसलिए मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे पता है तुम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए हो, क्योंकि जिस लड़की की तुमने जिक्र किया है वो किसी लड़के के साथ डेट पर आई थी, यह मैंने खुद सुना है। इस रेस्टोरेंट में इंटर होते वक्त फिर वह तुम्हें कबाब में हड्डी बनने के लिए क्यों बुलाती? सीधे मुद्दे पर आता हूँ, तुमने उसका पीछा क्यों किया? क्या तुम्हें उस पर शक था कि वह मेरे साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे देगी?